तो कल हमने कहाँ पे छोड़ा था भाई? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं भाई? जैसे मान लो कि आप कभी लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट में लिफ्ट में बैठे यस होंगे। सर। तो जैसे आप लिफ्ट में बैठे हो, फॉर एग्जांपल मान लो आप लिफ्ट में ऐसे बैठे हो, ठीक है। अब लिफ्ट जैसे ही आप ये खड़े हुए हो, चलो लिफ्ट में, अगर लिफ्ट नीचे आती है, जी तो हमारा हमेशा नीचे रखता है। मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो आपको हल्का फील होता है कि थोड़ा भारी सा फील होता है? हल्का। हल्का फील होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि हमारा इन दोनों का अगर मैं देखूं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जी माइनस के ए। ठीक है। तो हमारा वेट जो होता है क्या होता है? एम ए आर होता है। इस केस में एम ए आर मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो एम जी माइनस के ए। तो कुछ जी से क्या होगा? कम हो गया। पहले जब हमारी लिफ्ट मूव नहीं कर रही थी, तब हमारा वेट था एम जी। अब लिफ्ट जब मूव करने लगी तो अब हो गया एम जी माइनस के ए। अब फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली हमारी लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, ई एक्सेलरेशन, तब हमारा एम रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जी माइनस माइनस के ए। एक सेकेंड। ओके सो अभी क्या हुआ भाई? अब मान लो जी है, तो जैसे ही जी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है तो क्या होगा? अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो जी प्लस के ए, तो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन इस केस में क्या हुआ? हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। जब आपका जी, देखो अगर आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव माइनस के रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस होगा ना, जी माइनस के ए। तो इस वाले में जब हमारा एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, जैसे मान लो जी की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन दोनों की सेम होती है, यानी कि अगर लिफ्ट हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मान लो आप टॉप फ्लोर पे खड़े हुए हो, वहां से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो आपको हल्का फील होगा। या फिर बोलूं कि मान लो नॉर्मल रिएक्शन आपकी एन थी, ये नॉर्मल रिएक्शन के टर्म में बताया है, एन माइनस के एम जी, एन माइनस के एम जी कैसे आया इसको? ये क्लियर हुआ बेटा? अगर नहीं हुआ है तो बताओ मेरे को, दोबारा से बताऊं ये एन माइनस के एम जी कैसे आया है बच्चों? सर रिपीट करना एक बार। ठीक है ठीक है। देखो, जैसे मान लो आप लिफ्ट में खड़े हुए हो, यहाँ पे लिफ्ट में खड़े हुए हो, और आप क्या कर रहे हो? लिफ्ट में खड़े होने के बाद में मान लो कि अभी अभी कहाँ जा रही है? फ्री बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि इसके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमारा क्या होना चाहिए था? एन माइनस के एम जी। अगर एफ नेट की बात करूँ, एफ नेट की बात करूं, देखो इसने ये किया भी है, एन इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, एन इंटू जी प्लस ए, ये किया है एन इंटू, ये किस केस में किया है? ए सॉरी, डब्ल्यू, डब्ल्यू बोलो या नॉर्मल रिएक्शन। क्या वेट हमारा नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है कि नहीं? जब आप नॉर्मल यस कहीं पे सर। खड़े हुए हो तो वेट हमारा नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है। तो डब्ल्यू बोलो या एन बोलो, क्या होगा? एम, अगर हम नीचे की तरफ सॉरी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा? जी प्लस ए होता है। तो क्या यही इक्वेशन है? सिमिलरली अगर हमारा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एम जी भी नीचे की तरफ है, और एन आपका ऊपर है, एन आपका ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? एम जी प्लस एन इक्वल टू एम जी प्लस ए। बात समझ में आ रही है? अगर इसका उल्टा होता, अगर उल्टा होता, मान लो कि ये तो इसकी केस हो गया, अगर मान लो इस केस की बात करूं मैं, इस केस की बात करूं, इस केस के लिए क्या होगा? हमारा एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ है। हमारा एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, जी भी नीचे की तरफ है, तो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जी माइनस के एन ए। तो एन नॉर्मल रिएक्शन या फिर वेट क्या होगा मेरा? एम जी जी माइनस के ए, एम जी माइनस के ए, इस केस के लिए। बात समझ में आई? जब हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हमें थोड़ा भारी फील होता है, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? एम जी प्लस ए। और
अगर हमारा लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है तो हमें थोड़ा हल्का फील होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में से जिस एक्सेलरेशन से हमारी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है उसको माइनस कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? Yes, yes, sir. ओके। ओके, ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था आपको, इसको हटा देता हूँ। ये सारी चीज जो मैंने बोली हैं आपके लिए, वो सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई, सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम क्वेश्चन देखते हैं पहले, क्योंकि कल ये पार्ट छूटा हुआ था इसलिए क्वेश्चन जल्दी आ रहे हैं। उसके इसके बाद में इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। तो पहले आप इसको कर दो, करो, उसके बाद पहले क्वेश्चन करो ये।
कहो भाई, क्वेश्चन एकदम शांत बैठ गए हो आप लोग तो। एक बच्चे का आंसर आया है अभी, बाकी लोग क्या कर रहे थे? ओके प्रीति बेटा, क्या आंसर आया आपका? प्रीति बनियाल। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ओके। शालिनी। सी ऑप्शन। हिमांशी पाल। हिमांशी। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देखो पहले क्या है। अ ट्रक इज स्टेशनरी एंड द वर्ब इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग। जैसे मान लो कोई ट्रक है, आगे बॉडी लगी हुई है उसके, जो भी है ट्रक है, उससे क्या है, एक लाइट स्ट्रिंग से कोई क्या लटका हुआ है, कोई बॉब है, मान लो ये है रस बॉब, लाइट स्ट्रिंग इन अ फ्रेम अटैच्ड टू द ट्रक। द ट्रक इज सडनली मूव टू राइट विद एन एक्सेलरेशन ए। इस डायरेक्शन में ये मूव करने लगा एक्सेलरेशन ए से। अब क्या होगा? जब मूव करेगा सडनली, तो क्या ये बॉब इस डायरेक्शन में झुक जाएगा? थोड़ा सा झुकेगा कि नहीं, बोलो। यस सर। झुकेगा भाई? ये बताओ पहले, झुकेगा कि नहीं?
Yes, sir. अब झुकेगा तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे होंगे तब ये झुका है। तो मान लो कि ये ऐसे झुका और वर्टिकल से एंगल बनाया है इसने थीटा, तो mg तो इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्या एक स्यूडो फोर्स लगा होगा इस पे ma, इस एक्सीलरेशन की वजह से लगा होगा कि नहीं बोलो। Yes, sir. तो इस ma और इसकी वजह से अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊं तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो जरा अगर मान लो हमारे दो वेक्टर हैं ऐसे करके, ये वाले, हमें निकालना क्या है। अगर वर्टिकल से इसका एंगल निकालूं, अगर वर्टिकल से एंगल निकालूं तो क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा भाई, टेन थीटा वर्टिकल में क्या होता है। अरे टेन थीटा वैसे फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है कि नहीं। यस सर, अब देखो, परपेंडिकुलर Yes. अपॉन देखो बेस। ये ट्रायंगल है मेरा, ये वाला ट्रायंगल है, मान लो ये वाला ट्रायंगल है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल क्या है मेरा एम ए है, और वर्टिकल क्या है मेरा, वर्टिकल क्या है मेरा एम एम जी। जी है, एम जी। और ये एंगल है मेरा थीटा। ऐसे करके अब देखो यहाँ से टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन एम बेस, जी में परपेंडिकुलर देखो ये वाला अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरा एम ए एम ए अपॉन एम अपॉन जी, तो एम एम से एम जी। कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा क्या आ गया ए बाई जी, तो थीटा क्या आएगा टेन इनवर्स ए अपॉन ए बाई जी, जी। टेन इनवर्स ए अपॉन जी आया भाई। तो अब ये किससे है, टेन इनवर्स ए अपॉन जी, टेन इनवर्स ए अपॉन जी है हमारा टू द लेफ्ट एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द पेंडुलम विद वर्टिकल, क्या ये वर्टिकल से है एंगल थीटा, है कि नहीं है। Yes, sir. हाँ? ऑप्शन कौन सा करेक्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बोलो क्लियर हुआ सबको कैसे हुआ है ये क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, यार ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पीवाईक्यू में करवाए हैं, एक्चुअली में दोबारा कर रहे हो तब भी नहीं आ रहे हैं, तो सोचो रिवीजन की जरूरत कितनी है। और ज्यादा पहले नहीं, आई थिंक जनवरी में करवाए। टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मासेस 3m एंड m, करो भाई इस क्वेश्चन को।
ऑप्शन ए के ए ऑप्शन ए ऑप्शन बी ओके ऑप्शन बी अरे आज तो हर्ष कहाँ पे थे भाई हर्ष कई दिन बाद दिखे हो हर्ष हर्ष कुछ बोलोगे ओके ऑप्शन सी कितने बच्चों का है सी डी ओके तो ज्यादातर बच्चों का करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन बी है ठीक है जिन लोगों ने नहीं किया है वो जरा ध्यान से देखें कि कैसे हुआ है क्वेश्चन देखो भाई टू blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible spring दो स्प्रिंग है massless है और inextensible ठीक है the whole system suspended by a massless spring as shown in the figure the magnitude of acceleration of A and B immediately after string is cut अगर स्ट्रिंग इमीडिएटली आपको क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है अगर आप बी मास को अचानक से कट कर दो किसको बी मास को जैसे कि यहां से अगर आप कट करो जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली अगर मैं बात करूं तो ये मेरी स्प्रिंग है उस पे मेरा एक ए मास लग रहा है एक है बी अच्छा इस स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन होगा कोई बताएगा इसमें मान लो मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो क्या होगा स्प्रिंग फोर्स क्या होगा भाई -के एक्स या फिर बोलूं कि -के एक्स छोड़ो क्या m 3m+m इसका मेरा yes कितना sir, है 3m और इसका m है तो क्या होगा 3m+m यानी कि 4m होगा कि 4m, नहीं होगा 4mg yes sir, 4mg yes sir, कितना फोर्स होगा 4mg फोर्स होगा ठीक है भाई अब हम क्या कर रहे हैं फाइनली में बी को अगर मैं कट कर दूं बी को जैसे ही मैंने कट किया तो स्प्रिंग फोर्स अचानक तो चेंज नहीं होगा इनिशियली तो स्प्रिंग फोर्स वही रहेगा ना होगा कि नहीं अब बी को जैसे ही आपने yes कट sir, किया तो बी किससे नीचे की तरफ गिरेगा कौन से एक्सेलरेशन से बी नीचे की तरफ गिरेगा mg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से बेटा क्योंकि फ्री फॉल होगा ना ये इसकी कंडीशन कौन सी होगी फ्री फॉल कंडीशन फ्री फॉल कंडीशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक क्या हो जाएगा जी जी ma, अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो हमारा स्प्रिंग फोर्स तो वही रहेगा स्प्रिंग फोर्स वही रहा लेकिन हमारा ये वाला फोर्स ये मान लो एफ एस है तो उसने क्या पूछा एक्सेलरेशन पूछा है तो mg मेरा नीचे की तरफ लग रहा है सॉरी 3mg तो नेट फोर्स क्या होगा ये मान लो ब्लॉक मेरा ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से तो बोलूं कि Fs - के 3mg = ma बेटा क्लियर हो रहा है ए yes ब्लॉक sir, का बात हाँ अब देखो जरा एफ एस कितना है मेरा 4mg 4mg - के 3mg ए का कितना है 3m है 3ma तो m से m कैंसिल हो गया 4g में से 3g गया ओनली g बचा और ये नीचे ये आ गया तो a आएगा g/3 बोलो क्लियर हुआ सबको बेटा कि a आपका एक्सेलरेशन ऑफ a आ गया g/3 और एक्सेलरेशन ऑफ b आ गया आपका g कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी आपका करेक्ट है बोलो चमका इतना कैसे हुआ है ये क्वेश्चन yes yes sir, sir, अब जरा ये क्वेश्चन करो भाई ये क्वेश्चन करो थोड़ा फास्ट करो बेटा फ्रिक्शन स्टार्ट करना है आज हम
3 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। ओके भाई, ऑप्शन ए कितने बच्चों का है? ऑप्शन ए, ए, बी, बी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, देखो जरा इधर। चलो जिन्होंने कर लिया वो ठीक है, नहीं किया वो इधर देखो। 3 block ABC of masses 2 kg, 1 kg and 4 kg respectively as shown in the figure on frictionless surface है, कोई भी फ्रिक्शन है नहीं, as shown in the figure। 14 न्यूटन का ये फोर्स लगा दिया गया है इस पे। तो क्या मैं इसको एक मास, एक सिस्टम मान लूं पहले? कोई एक Yes. सिस्टम मान लूं जिसका मास है कितना, 4 + 2 + 1 कितना हो गया? 7. 4 + 2 + 1 कितना हो गया? 7। 7 kg का कोई एक ब्लॉक है जिसपे हमारा 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या मैं F = ma लगा सकता हूँ? F कितना है मेरा? 14, m कितना है मेरा? 7 × a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। पहली बात तो ये हो गई। यहाँ तक क्लियर होगा बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? नॉर्मल रिएक्शन देन द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स चाहिए यहाँ पे। तो देखो, ये मान लो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, FBD ऑफ ब्लॉक ए। ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जरा। जैसे मान लो ये ए ब्लॉक है, इस पे इधर से फोर्स कितना लग रहा है? 14 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कोई होगी बट फ्रिक्शन नहीं है, तो उससे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर से कोई एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा, FB, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? मेरा ए है। तो क्या लगा दूं? F net = MB × A। एफ नेट क्या है मेरा? 14 - KFB = MB। क्या है मेरा? बी ब्लॉक की मास कितना है मेरा? 2 kg। 2 Yes, इंटू sir. ए कितना है मेरा? 2। तो एफ बी क्या आ जाएगा? इधर मेरा हो गया 4, या फिर बोलूं कि एफ बी को उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, तो FB = आपका आ जाएगा 4 आ रहा है हमारा। तो कुछ मिस्टेक की है क्या? है भाई? सॉरी, ए ब्लॉक का है ना, ए ब्लॉक का मास तो Yes, sir. 4 तो kg है ना। 4 को हमने टू मल्टीप्लाई। के जी लिख दिया है, 4 kg है ना। 14 - 8, तो एफ बी क्या हो जाएगा? 6 न्यूटन। हम बी ब्लॉक का मास रख दिए थे, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ए का मास, ए का कितना है? 4 kg है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. बोलो। ओके, अब हम आते हैं फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन हमारे दो टाइप के होते थे, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बेटा कोई काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताएगा मेरे को क्या होता है, या स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कोई एक फ्रिक्शन बताना चाहेगा कोई, कि क्या होता है फ्रिक्शन? बताएगा कोई? हाँ भाई,
आवाज आ रही है मेरी? Yes. कोई एक बताएगा? देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। जब आपका ऑब्जेक्ट, इतना जानो कि जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, तब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे आप देखोगे, ये जो ब्लॉक काइनेटिक फ्रिक्शन वाले में अगर आप देख रहे हो, इस वाले में आप देख रहे हो, ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इन बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस ब्लॉक, उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब आपका ब्लॉक रेस्ट पे है, तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। या फिर बोले रेस्ट पे है, या टेंडेंसी टू मूव है। टेंडेंसी टू मूव मतलब ये फोर्स तो लगा रहा है, कोशिश कर रहा है इसको मूव कराने की, लेकिन इनके इंटरलॉकिंग की वजह से ये फोर्स मूव नहीं करा पा रहा, इतना फोर्स नहीं लगा रहा है। यहां तक क्लियर बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? Yes, sir. ठीक है। अब हम आते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन हम पढ़ चुके थे अभी, जैसे हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन, अब उसका कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है? म्यू इंटू एन। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन स्टैटिक फ्रिक्शन की। और काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? उसकी भी म्यू। देखो, हमारा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के होता है। अगर कुछ भी नहीं दिया है, किसी क्वेश्चन में काइनेटिक या स्टैटिक अलग नहीं दिया है, तो आप ओनली म्यू मानोगे, और स्टैटिक और काइनेटिक में दोनों में म्यू की ही कंडीशन लगाओगे। लेकिन अगर दोनों में अलग अलग कंडीशन दे रखी है, कि म्यू एस और म्यू के दे रखा है, तब आपको, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, तब तक आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाना होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, तब आपको किसका लगाना पड़ेगा फॉर्मूला? काइनेटिक फ्रिक्शन का। अब हमारी बात आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे होगा, नहीं, चलो यही भी बताते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, जो फ्रिक्शन फोर्स की, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन द सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। कि अगर उससे ज्यादा आपने फोर्स अप्लाई किया, तो आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आपकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन से वैल्यू कम है। अगर आपकी, सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स हमेशा कम है, तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन हो गया अप्लाइड फोर्स से, तो मूव कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बोलो। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जैसे मान लो कि आप हो 50 kg के, आपका ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, और आपको कोई धक्का लगा रहा है 2 न्यूटन से, तो आपका 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। कितना लगेगा? 2 न्यूटन लगेगा। कब तक? जब तक कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग तक नहीं आ जाती, तब तक आपके ऊपर लिमिटिंग वैल्यू से, देखो होता क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन या तो लिमिटिंग, मैक्स टू मैक्स लिमिटिंग वैल्यू तक लग सकता है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से कम है, तो वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल लगे। ऐसा नहीं करेगा कि अप्लाइड फोर्स मान लो 10 न्यूटन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लग गया 20 न्यूटन। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. बोलो। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, ये ग्राफ क्या बताता है, अभी अब ग्राफ में से बताऊंगा और आगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू धीमे 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 धीमे, जैसे जैसे हम नॉर्मल अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं, हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक लिमिट पे आके मैक्सिमम हो जाती है। लिमिट पे आके मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम होने के बाद में हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने लग जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है, तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है। जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन आया, स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। इवन रोलिंग फ्रिक्शन, एक और वर्ड आता है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को लुढ़काते हैं ना, जैसे आपकी गाड़ियां चलती हैं, वो रोलिंग फ्रिक्शन पे चलती है। जैसे कार, बाइक, जो भी गोल पहियों से बनी हुई है, वो रोलिंग फ्रिक्शन पे बेस चलती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होती है। सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो, क्लियर है यहां तक?
इधर थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इसके ज्यादा डीप में जाएंगे तो हमारा पूरा लेक्चर फ्रिक्शन के यही समझाने में निकल जाएगा। तो हमें करने हैं क्वेश्चन। तो मेनली हमारा कंसेप्ट को रिवाइज करना था। रिवाइज हुआ बेटा सबका? Yes, sir. एक बार ग्राफ और देख लेते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो यहां से जो ग्रीन ग्रीन वाला दिख रहा है, यहां तक है आपका क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद आपका जो ऑरेंज कलर का आया है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। एक्चुअली में स्टैटिक फ्रिक्शन होता किस किस वजह से, देखो इंटरलॉकिंग एंड इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट था और इसके साथ में ही कोई एक और ऑब्जेक्ट था, इन दोनों के बीच में एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स बन जाएगा। इंट्रामोलिकुलर फोर्स मतलब दोनों ऑब्जेक्ट पास पास में रखे हुए हैं, इन दोनों के एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से और इंटरलॉकिंग की वजह से, दोनों चीजों की वजह से होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन ओनली इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? ओनली इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। इसीलिए आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. बोलो। ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है, बट इजी है। तीनों ऑप्शन, तीनों पार्ट्स के लिए आपको आंसर निकालना है। तीनों पार्ट, ये तीन पार्ट है, तीन ऑप्शन नहीं है। तीन पार्ट है, तीनों पार्ट्स के लिए आंसर निकालना है। करो। एक्चुअली इसमें चार्जिंग नहीं है।
नेहा कुमारी बताओ, ए बी सी क्या क्या आंसर आए बेटा? नेहा, सर ए का 2 kg, बी का 2 kg और सी का 1.5 kg। केजी में या न्यूटन में? सर न्यूटन। पूछा क्या है पहले आप ये देखो, पूछा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इन हॉरिजॉन्टल, इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज 1 न्यूटन, 1.996 न्यूटन और 2.5 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी है, तो बेटा केजी में तो आंसर आ नहीं सकता, न्यूटन में आएगा, है ना? फोर्स की वैल्यू पूछी है तो। 2 न्यूटन और 1.5 न्यूटन है। ओके, आरुषि गाल्टा बेटा, आप बताओगे आंसर? 0.05 न्यूटन, 0.098 न्यूटन, 0.125 न्यूटन। प्रीति संधू? 1.96 न्यूटन और 1.92 न्यूटन और 24.5 न्यूटन। ओके, हिमांशी पाल? सर 1.96 न्यूटन, 1.96 न्यूटन, 1.47 न्यूटन। सबके आंसर गलत है। कृतिका, कृतिका बेटा आप बताओ। सर 1 न्यूटन, 1.96 न्यूटन, 1.47 न्यूटन। देखो आपके फर्स्ट दो तो करेक्ट हैं, थर्ड वाला एक बार सॉल्व कर। थर्ड वाला कितना है बेटा? 47। 1.47, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रतिका के लिए तालियां बजाओ भाई, सारे आंसर करेक्ट है प्रतिका के। वेल डन, वेल डन प्रतिका, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन भाई। स्टार्ट करते हैं भाई, कैसे क्या है इसका। देखो उसने बोला क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो। उसने बोला है कि कभी ऐसा हो सकता है कि अप्लाइड फोर्स से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लगे जाए, है भाई? कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी में धक्का दे रहे हो 2 न्यूटन के फोर्स से और 10 न्यूटन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा? ऐसा कभी हो सकता है? नो सर। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं बेटा। जो आप लोगों के आंसर आए हैं वो इसीलिए आए हैं। जैसे मान लो ए ऑप्शन को देखते हैं, चलो। मान लो ये आपका ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बननी थी। ये आपका ब्लॉक है, इस पे आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और ये 1 केजी का ब्लॉक है, तो आपका mg कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। अरे mg मतलब 10 न्यूटन होगा कि नहीं, बोलो? इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? ये वर्टिकल होने चाहिए एरो बिल्कुल। ये आपका mg मतलब 10 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन कितनी है आपकी? एन। म्यू दे रखा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस दे रखा है 0.2, और आपका म्यू के दे रखा है आपको कितना? 0.15। अब जरा देखो हमारा नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? एन इक्वल टू 10 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है मेरा? 0.2 इंटू एन कितना है मेरा? 10। तो मुझे कितना लग सकता है? 2 न्यूटन मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। बोलो, 2 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। ठीक है भाई। अब अच्छा, मैक्सिमम ठीक है पहले। अब एक बात बताओ, जब 1 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो तो क्या फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन लगेगा? क्या फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल लगेगा? एफ आर अप्लाइड जो फोर्स। लगेगा वो लगेगा इक्वल टू किसके? अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स मतलब 1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स के इक्वल लगेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। अभी जब तक आपका अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक आपके फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल लगेगी। सिमिलरली अगर हम बी को सॉल्व करें, जरा बी को देखते हैं। बी को देखो, बी में क्या करना है हमें? सिंपल एक ब्लॉक, वही ब्लॉक है। अब अप्लाइड फोर्स कितना है मेरा? 1.96 न्यूटन। फिर से आपका मान लो ये एफ आर है, तो एफ आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये तो सब में कॉमन रहेगी ना। अरे ये तो सब में कॉमन रहेगी, एफ एस मैक्स की वैल्यू।
तो एफ ये अप्लाइड फोर्स कितना है हमारा यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना लगेगा, इक्वल टू लगेगा कितने, अप्लाइड फोर्स के मतलब 1.96 न्यूटन। जब तक ये कंडीशन वैलिड होती है तब तक आपका फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही लगेगा। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। सिमिलरली अगर हम सी के लिए देखें, मान लो अगर हम सी को देखें, सी में क्या है भाई, यहाँ पर 2.5 न्यूटन अप्लाई कर दो। अब देखो जरा, आपका अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन है किस पे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। ग्रेटर देन है, इसका मतलब स्टेट ऑब्जेक्ट आपका मूव करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब एफ के की वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.15 इंटू एन कितना है मेरा 2, तो कितना हो जाएगा, एन कितना था मेरा, एन तो 10 न्यूटन था ना, 2 बोल रहा हूं मैं, 10 न्यूटन था, कितना आएगा 1.5 न्यूटन। तो इस वाले केस में मेरा 1.5 न्यूटन लगेगा, 0.15 इंटू 10, ठीक है 1.5 न्यूटन। और देखो हमने 10 लिया है तो 10 के हिसाब से आंसर आएगा, अगर इसको 9.8 ले लेते तो क्या आता, 1.49 समथिंग, जो आप बच्चे का आया था, किसी बच्चे का आया था ना आंसर यही। हमने 10 ले लिया ना जी की वैल्यू, हमने जी की वैल्यू इसमें ले ली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए हमारा थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आया है। हमने 10 लिए कैलकुलेशन के हिसाब से, फिर से इजी कैलकुलेशन हो जाए। क्या कंसेप्ट समझ में आया बेटा आप लोगों को? यस ये सर। क्वेश्चन डाला ही मैंने इसीलिए कि आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ जरा जल्दी से फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, limiting value of static friction is directly proportional to normal reaction, rolling friction is smaller than sliding friction, coefficient of sliding friction has dimensions and length, coefficient of sliding friction has dimension and length। क्या coefficient of kinetic friction की कोई dimension होती है भाई, बोलो, होती है क्या? अरे देखो, एफ आर क्या होता है मेरा, म्यू एन, तो म्यू क्या होगा, एफ आर डिवाइडेड बाई एन। तो मतलब इस फोर्स, ये फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। Newton. और ये भी फोर्स है नॉर्मल एक्शन, इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया तो क्या होगा, यूनिट लेस होगा। यस सर। यूनिट लेस होगा तो उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये है, ये इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट ही पूछा है ना, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट। बोल, बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो भाई। आपका नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे भी ये। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.05, जी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज निग्लेजिबल एंड नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट।
ओके, फर्स्ट ऑप्शन कितने बच्चों का आया है? फर्स्ट ऑप्शन सेकंड, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन कितने बच्चों का आया है? ओके, लेट्स सी, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो भाई, हमारा क्या mg नीचे की तरफ लगेगा, 2g क्या t ऊपर की तरफ लगेगा? यस और नो? Yes, sir. बोलो। Yes, अब sir. सिमिलरली t इधर लग रहा है तो t इधर भी लगेगा। t इधर लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस ट्रॉली पे किधर लगेगा? पीछे की तरफ। कितना लगेगा? म्यू इंटू एन। अब हम बात करें कि मान लो ये नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रही होगी, तो हम क्या करें, इस ब्लॉक को पहले कंसीडर करते हैं। इसके लिए क्या करें, वो लिख देते हैं इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। mg नीचे की तरफ है तो 2g माइनस के t इक्वल टू 2a, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत किसी को इस इक्वेशन में? No, sir. Yes, sir. 2g माइनस के t इक्वल टू 2a। ठीक है, सिमिलरली अब इस ब्लॉक के लिए देखें हम, तो इसके लिए क्या होगी, आगे की तरफ यार, t माइनस के एफ आर इक्वल टू 10a, क्योंकि एक्सेलरेशन इस पे भी होगा इधर a। तो एफ आर कितना होगा? एफ आर जरा देख लो, म्यू कितना दे रखा है, काइनेटिक 0.05. फ्रिक्शन पोटेंशियल 0.05। तो t माइनस के 0.05 इंटू एन कितना है? 10 Yes, इंटू sir. जी कितना है? 10 इक्वल टू 10a। तो t माइनस कितना हो जाएगा? 5 5. इक्वल टू Yes, sir. 10a। इक्वेशन 2 बोल दूं इसको? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भाई? No, sir. No. अब जरा इक्वेशन 1 एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जरा 1 और 2 को ऐड करोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? जो इसमें t Yes, प्लस, sir. चलो लिख लेते हैं, 2g माइनस के t प्लस के t माइनस के 5 इक्वल टू 2a प्लस 10a। तो देखो t से t कैंसिल हो गया, 2g मतलब 2 इंटू 10 माइनस के 5 इक्वल टू इधर क्या हो गया? 12a। Yes, तो sir. कितना हो जाएगा? Yes, sir. 20 माइनस के 5 कितना बचा? 20 माइनस के 5 कितना हुआ? 15. 15। 15. 15 इक्वल टू 12a। तो a क्या हो जाएगा? 15 बाई 12. 12 मीटर 12. पर सेकंड स्क्वायर। कितना आंसर है? कौन सा आंसर है? 1.25। 25. 1.25। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में और देता हूं मैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हिंट ये है कि इस दोनों को एक मास मान लेना, बस आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्यूशन भी है वैसे, ठीक है Yes, sir. ये बच्चों? ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank बाय you, एवरीवन। sir. यू Sir, bye, वेलकम, sir. बाय बेटा, बाय।